17 लाख लोग, 3,500 करोड़ की लूट, 220 लोगों की मौत और एक ऐसी लाल डायरी जो अगर खुल जाती तो देश के सबसे बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे होते। पर अचानक वो डायरी सीबीआई के हाथ लगने संगीत से पहले ही गायब हो गई। ये कहानी है देश के सबसे खतरनाक शारदा चिट फंड स्कैम की। वेलकम टू एविडेंस रूम। मैं हूं शिव। क्या आपको पता है कि जब कोई सरकारी एजेंसी किसी घोटाले की जांच करती है तो सबसे पहले उस प्राइमरी डायरी या लेजर को ढूंढती है जिसमें सारे हिसाब किताब लिखे होते हैं। सुदीप्त सेन के इस ब्लैक एम्पायर में भी एक ऐसी ही लाल डायरी और पेन ड्राइव मौजूद थी। उस डायरी के हर एक पन्ना पर उन करप्ट नेताओं, मंत्रियों और टॉप पुलिस वालों के नाम और उनके सिग्नेचर थे जिन्होंने इस 3,500 करोड़ की लूट में से अपना मोटा हिस्सा लिया था। लेकिन जैसे ही यह मामला लोकल पुलिस से निकलकर देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई के पास पहुंचा तो पता चला कि वो सबसे बड़ा सबूत वो आखिरी रात सिस्टम के कॉरिडोर्स में हमेशा के लिए गायब कर दिया गया है। गरीब किसान सोते रहे, रूढ़ी चलाने वाले अपनी बेटी संगीत की शादी के सपने देखते रहे और उनके पैसे को एक ऐसी पॉलिटिकल ढाल से कवर किया गया जिसे चीर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। अगर आप सोचते हो कि फाइनेंशियल स्कैम सिर्फ कागजों पर होते हैं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। आज हम एविडेंस रूम में स्टेप बाय स्टेप उन सारे सरकारी लूप होल्स को अनमास्क करेंगे जिनका फायदा उठाकर सुदीप्त सेन ने पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम का मजाक बनाया, और देखेंगे कि आखिर कहां गई वो राजदार लाल डायरी। लेट्स डाइव इन। कहानी शुरू होती है साल 2006 में। वेस्ट बंगाल के कस्बों और गांवों में अचानक एक नई कंपनी का नाम हर एक शख्स की जुबान पर आने लगता है, शारदा ग्रुप। इस कंपनी का जो चेयरमैन था सुदीप सेन, वो कोई आम कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से नहीं आया था। वो एक ऐसा कनिंग और शातिर दिमाग था जो गरीब जनता के डर और उनके छोटे छोटे सपनों को पैसे में कन्वर्ट करना जानता था। उसने नोटिस किया कि रूरल एरियाज में लोगों के पास बैंकिंग फैसिलिटीज बहुत कम है और सरकारी बैंक्स में उन्हें बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता है। सुदीप सेन ने इसी गैप को टारगेट किया। उसने गांव-गांव में अपने लोकल एजेंट्स का एक मैसिव नेटवर्क खड़ा किया। ये एजेंट्स कोई बाहर के प्रोफेशनल लोग नहीं थे, वो उसी गांव के आम पढ़े लिखे और बेरोजगार लड़के थे जिन पर पूरा परिवार और पड़ोसी अंधा भरोसा करते थे। उन एजेंट्स को बताया गया कि अगर वह लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाएंगे तो कंपनी उन्हें ईयरली 20 से 30% का हैवी रिटर्न देगी। सोचिए, जो आम रिक्शा वाले या मछली बेचने वाले दिन में मुश्किल से कुछ रुपए बचाते थे, उन्हें जब यह दिखा कि उनका पैसा कुछ ही सालों में डबल हो जाएगा तो उन्होंने अपनी जिंदगी भर की पूरी कमाई दांव पर लगा दी। लेकिन सुदीप सेन जानता था कि अगर मार्केट में अंधा भरोसा पैदा करना है तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। उसने गरीबों के उसी पैसे का इस्तेमाल करके मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक अजीब पैटर्न इंटरप्ट किया। उसने वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न इंडिया के कई बड़े बड़े न्यूज चैनल्स खरीद लिए, अलग लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स चलाई, और सबसे बड़ी बात, उसने बंगाल के सबसे बड़े सुपरस्टार्स जैसे मिथुन चक्रवर्ती और कई बड़े सितारों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जब एक आम किसान टीवी पर अपने सबसे पसंदीदा हीरो को शारदा के बड़े बड़े फंक्शंस में नेताओं के साथ बैठकर तारीफ करते देखता था तो उसका बचा कुचा शक भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता था। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि पीछे एक ऐसी लीगल साजिश चल रही थी जो पूरे सिस्टम को बाईपास कर चुकी थी। वो लीगल ट्रिक क्या थी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आते हैं स्कैम के सबसे ढांसू और टेक्निकल पार्ट पर। इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सरकारी नियम है, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से अगर आप 50 से ज्यादा लोगों से बिना सरकारी अप्रूवल और परमिशन के पैसा जुटाते हैं तो वो कंप्लीटली इलीगल माना जाता है और आप पर इमीडिएट बैन लग सकता है। जब सराधा ग्रुप ने लाखों लोगों से पैसा लेना शुरू किया तो सेबी के रडार्स एक्टिव हो गए और उन्होंने सराधा ग्रुप को नोटिस भेजा कि आपका ये मनी कलेक्शन मॉडल कंप्लीटली इलीगल है। यहाँ पर सुदीप सेन के शातिर लीगल एडवाइस ने सरकारी सिस्टम का एक ऐसा लूप होल ढूंढ निकाला जो होश उड़ा देने वाला था। जैसे ही सेबी का नोटिस आया, उन्होंने अपनी स्कीम्स का पूरा नाम और स्ट्रक्चर बदलकर चिट फंड और अलग कोऑपरेटिव कलेक्टिव स्कीम्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इंडिया के पुराने कानून के मुताबिक चिट फंड का पूरा मामला और उसकी जांच सेबी के अंडर नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स के अंडर आता है। इस एक छोटे से नाम के बदलाव से उन्होंने देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल रेगुलेटर सेबी के हाथ बांध दिए और पूरे मामले को लोकल स्टेट पॉलिटिशियंस के कंट्रोल में ले आए। इसके बाद शुरू हुआ पैसे को लंडर यानी छुपाने का असली खेल। सुदीप सेन ने पेपर वर्क पर लगभग 200 से ज्यादा फेक और शेल कंपनियां खड़ी कर दी। इनमें से कोई रियल एस्टेट की थी, कोई टूरिज्म की, कोई एग्रो फार्म्स की, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग की। गरीब किसान जो कैश काउंटर पर जमा करते थे, वह कैश पहले एक कंपनी के अकाउंट में जाता, वहां से दूसरी शेल कंपनी में ट्रांसफर था और वहां से तीसरी में पैसे का इतना जिगजैग और कॉम्प्लेक्स रास्ता बनाया गया कि अगर कोई टैक्स अफसर या फॉरेंसिक ऑडिटर चेक करने आए तो वह इस कागजी चक्रव्यूह में भटक कर रह जाए। सुदीप सेन अब एक आलीशान बंगले में रहता था। उसके पेरोल पर टॉप मंत्री और पुलिस अफसर थे जो कंपनी को हर एक सरकारी इन्वेस्टिगेशन से शील्ड कर रहे थे।
सुदीप्त सेन को लग रहा था कि उसने एक ऐसा परफेक्ट और अनब्रेकेबल सिस्टम बना लिया है जो जमीन से लेकर आसमान तक सेफ है। लेकिन पोंजी स्कीम का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होता है, वो तब तक ही जिंदा रह सकती है जब तक नए लोगों का फ्रेश कैश सिस्टम में लगातार आता रहे। और जैसे ही वो फ्रेश कैश ब्लॉक हुआ, पूरा एम्पायर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। वो आखिरी कोलैप्स कैसे शुरू हुआ, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पर पहले ये जानना जरूरी है कि उन पुअर एजेंट्स का अंजाम क्या हुआ। साल 2013 के आते आते मार्केट में अचानक हवा बदल गई। कुछ छोटे चिट फंड्स के फ्रॉड सामने आने की वजह से लोगों के अंदर एक बड़ा डर बैठ गया। लोगों ने सराधा की काउंटर्स पर नया पैसा जमा करना कंप्लीटली बंद कर दिया, और जिन लोगों का पैसा मैच्योर हो चुका था उन्होंने अपना रिटर्न मांगना शुरू कर दिया। कैश का इनफ्लो एकदम जीरो हो गया और चेक्स लगातार बाउंस होने लगे। सुदीप्त सेन के मेन वॉल्ट्स खाली हो चुके थे, क्योंकि पूरा पैसा पहले ही शेल कंपनीज के जरिए बाहर जा चुका था और करप्ट संगीत नेताओं की तिजोरियों में दफन हो चुका था। 17 लाख गरीब लोगों को समय आ गया कि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई हवा में उड़ चुकी है। उनका गुस्सा अब आसमान पर था, लेकिन वो लोग सीधे सुदीप्त सेन के पास नहीं पहुंच सकते थे। उनके सामने थे वो लोकल एजेंट्स जो उन्हीं के गाँव के परिचित परिवार थे। आम जनता ने उन एजेंट्स के घरों को घेरना शुरू किया, उन्हें धमकाना शुरू किया और उनसे अपना पैसा वापस मांगने लगे। सोचिए, उन एजेंट्स ने अपने ही दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों का पैसा इस भरोसे पर लगवाया था कि उन्हें सरकारी मीडिया और स्टार्स दिखाए गए थे। जब उन पुअर एजेंट्स पर बेइज्जती और डर का मेंटल प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ गया तो उनका हौसला पूरी तरह टूट गया। अर्ली 2013 में प्योर ईस्टर्न इंडिया में एक ऐसी खौफनाक खबर आई जिसे सुनकर पूरे देश की रूह कांप गई। एक के बाद एक लगभग 220 डिस्ट्रेस्ड एजेंट्स ने आम जनता के गुस्से और बदनामी के डर से अपने ही घरों में सुसाइड कर लिया। गांव के गांव में मातम छा गया। लोग सड़कों पर उतर आए और उन्हें सराधा के नए ऑफिसेस में आग लगानी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। मामला इतना वायलेंट हो गया कि पुलिस को अब हर हाल में एक्शन लेना ही था। लेकिन जैसे ही स्टेट पुलिस सुदीप्त सेन के हेडक्वार्टर्स पर पहुंची, उन्हें पता चला कि मास्टरमाइंड पहले ही अपने सबसे ट्रस्टेड हेल्पर देवजानी मुखर्जी और कुछ अहम फाइल्स के साथ गायब हो चुका है। वो चुपचाप एक लग्जरी कार में बैठकर देश के एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर की तरफ भाग रहा था। लेकिन पुलिस ने उसके एस्केप रूट को क्लोजली ट्रेस किया और कश्मीर के सोनाम गेरा के पास से उसे दबोचा। और यहाँ पर आती है इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री, वो लाल डायरी जो अरेस्ट के वक्त मिली थी। लेकिन वो डायरी पुलिस से सीबीआई तक पहुंचते पहुंचते कैसे गायब हो गई? ये एक ऐसा राज है जो पूरे सिस्टम के होश उड़ाने वाला है। जब जम्मू और कश्मीर के सोनमर्ग से सुदीप्त सेन को अरेस्ट किया गया तो वहां की लोकल एसआईटी को उसके सामान से एक हाईली कॉन्फिडेंशियल लाल डायरी और एक अहम पेनड्राइव मिली। ये कोई आम डायरी नहीं थी, ये इस 3,500 करोड़ के घोटाले का सबसे बड़ा रॉ डॉक्यूमेंट था। सुदीप्त सेन ने उस डायरी के एक एक पन्ने पर बाकायदा कोड वर्ड्स और डायरेक्ट एंट्रीज में उन सारे करप्ट नेताओं, बड़े मंत्रियों और उन टॉप पुलिस ऑफिसर्स के नाम लिखे थे जिनको हर महीने सराधा के खजाने से करोड़ों रुपए का हिस्सा पहुंचाया जाता था। अगर वह डायरी कोर्ट में पेश हो जाती तो देश के कई बड़े नेताओं का करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता। एसआईटी ने उस डायरी को जब्त किया और सुदीप्त सेन को कोलकाता लाया गया। लेकिन तभी इस केस में देश की सबसे बड़ी सेंट्रल एजेंसी सीबीआई की एंट्री होती है। सीबीआई ने जब इस केस को पूरी तरह अपने हाथ में लिया और फॉरेंसिक एविडेंस की लिस्ट मंगवाई तो उनके होश उड़ गए। सीबीआई ने बाद में कोर्ट में बाकायदा ऑफिशियल आरोप लगाया कि जो लाल डायरी और पेनड्राइव एसआईटी को सुदीप्त सेन के पास से मिली थी वो प्राइमरी एविडेंस सीबीआई तक कभी पहुंचा ही नहीं। उसे लोकल पुलिस और एसआईटी कॉरिडोर में ही हाजीगाजी करके हमेशा के लिए गायब कर दिया गया था ताकि उन टॉप पॉलिटिशियंस के चेहरे कभी सामने ना आ सके। सीबीआई और लोकल पुलिस के बीच एक ऐसी वॉर शुरू हो गई जो इंडिया के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। जब सीबीआई के ऑफिसर्स लोकल पुलिस कमिश्नर के घर पूछताछ करने पहुंचे तो लोकल पुलिस ने सेंट्रल एजेंसी के ऑफिसर्स को ही डिटेन कर लिया। सोचिए, देश की सबसे बड़ी एजेंसीज एक दूसरे के सामने खड़ी थी और इस पूरे सरकारी ड्रामे के पीछे छुपा था वही एक सच कि उस लाल डायरी में ऐसी कौन सी आग थी जिसे दबाने के लिए पूरा सिस्टम अपनी ही एजेंसी से लड़ने को तैयार था। फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने जब उन शेल कंपनीज के बैंक रिकॉर्ड्स निकाले तो 3,500 करोड़ के घोटाले का पूरा सच सामने था। लेकिन वो मेन मास्टर डायरी हमेशा के लिए एक ऐसी शैडो बन गई जिसे कानून कभी ढूंढ नहीं पाया। कोर्ट ने सुदीप्त सेन और स्कैम के बाकी मेन एक्यूज्ड को सालों की कड़ी कैद की सजा सुनाई और वो आज भी जेल के पीछे अपनी सांसें गिन रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 17 लाख उन गरीब परिवारों को जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई स्पॉन्जी स्कीम में खोई थी, उन्हें उनका एक भी सही सलामत वापस नहीं मिला। जो रिक्शा वाले और किसान कभी 30% रिटर्न के सपने देख रहे थे वो आज भी सड़कों पर आम मजदूरी करने को मजबूर हैं और वो लाल डायरी आज भी सरकारी फाइलों में एक मिसिंग सबूत बनकर दफन है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है
आपका इन्वेस्टमेंट प्लान चाहे कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो और उसके पीछे चाहे देश के कितने भी बड़े फिल्म स्टार्स या पॉलिटिशियंस की ढाल क्यों ना खड़ी हो, अगर कोई सिस्टम कानून के पैरेलल चल रहा है तो वो एक ना एक दिन ज़रूर कोलैप्स करेगा। और जब वो कोलैप्स होता है तो नुकसान सिस्टम का नहीं बल्कि आप जैसे और हम जैसे आम आदमी का होता है। एविडेंस रूम की इस डीप इन्वेस्टिगेशन में ये साफ है कि कानून चाहे चोरों को पकड़ ले, लेकिन जो बिट्रेल आम जनता के साथ होता है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। शिव की इस रिपोर्ट में ये नेक्सस पूरी तरह अनमास्क हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द शारदा चिट फंड स्कैम के उस धांसू और डर पैदा कर देने वाले 3,500 करोड़ रुपए के बिट्रेयल और उस मिसिंग लाल डायरी की। अगर आपको ये वीडियो और हमारी ये रिसर्च पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको क्या लगता है किसने गायब करवाई होगी वह लाल डायरी? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप ऐसी ही डार्क और मिस्टीरियस फाइल्स को हमारे साथ डिकोड करते रहें।